जय हिंद दोस्तों। इनोवेटिव ए टू जेड योगा सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ अभिनव सिन्हा एंड आई एम अ सर्टिफाइड योगा टीचर। ये मेरा और इस सीरीज़ इन दोनों का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं लगभग 3 साल से योगा सिखा रहा हूँ। मैंने योगा अलायंस यूएसए से सर्टिफाइड योगा टीचर का कोर्स किया है और सिर्फ योगासन्स ही नहीं, योगासन्स के साथ साथ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, आयुर्वेद और एनाटॉमी की का ज्ञान भी लिया है। अब बात करते हैं इस योगा सीरीज़ के बारे में। हम इस योगा सीरीज़ में आसन्स के बारे में, प्राणायाम, इसके साथ साथ जो योगा से रिलेटेड भ्रांतियां हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा। जैसे कि कोई एक वीडियो किसी एक आसन से रिलेटेड होगा, उस पर्टिकुलर वीडियो में उस आसन के बारे में, उस आसन से होने वाले लाभ, उस आसन को कैसे परफॉर्म करना है, करते समय किन कॉशंस का, किन सावधानियों का ध्यान रखा जाए, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो किसी भी जानकारी को मिस मत करें, वीडियो को पूरी तरीके से देखें, क्योंकि इससे होने वाले लाभ हो सकता है कम हों। आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा हैं शरीर में, इस पे डिपेंड करता है कि आपको लाभ कितनी जल्दी होता है, कितना देर से होता है। बट आपको, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो को या मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ को पूरी तरीके से देखें, स्टार्ट टू एंड पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें मैं छोटे छोटे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस भी दूंगा, तो वो मिस ना हो आपसे, ये कोशिश करिएगा। तो जो मैं ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें सबसे पहले मैं योगा परफॉर्म करने के लिए जिन नियमों का पालन करना पड़ता है उनके बारे में बताऊंगा। ऐसे 10 नियम हैं, मैंने इन्हें 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पेशेंस के साथ देखिए, धैर्य के साथ देखिए इसे। तो योगा करने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम क्या माना जाता है? देखिए, ये पहला नियम है कि योगा करने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम है, बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त को कुछ लोग अमृत बेला भी कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इसे सुबह 9 बजे तक किया जा सकता है, वो भी सही है। ब्रह्म मुहूर्त का देखिए मतलब होता है कि ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले स्टार्ट हो जाता है, और सूर्योदय से पहले ही 48 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त बंद हो जाता है। तो हमारे पास एज सच कोई इक्विपमेंट नहीं है जो कि रोज़ डेली बेसिस पे हम सूर्योदय को नाप सकें। तो मॉर्निंग में एक टाइम बनाया गया है कि आप 4 बजे उठ जाएं, फ्रेशन अप हों, पानी वगैरह पिएं, नहा लें और उसके बाद योगा स्टार्ट करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप सूर्योदय के बाद भी आधा घंटा 1 घंटा होने तक एक्सरसाइज कर लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए मॉर्निंग का टाइम बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय हाई ऑक्सीजन लेवल होता है। मॉर्निंग के टाइम में बहुत सारी गाड़ियाँ, कॉरपोरेट्स, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ है, ये सब बंद हो चुकी होती हैं। तो इस समय बेस्ट टाइम माना जाता है एक्सरसाइज करने के लिए। आप 6 से 7 घंटे की नींद ले चुके होते हैं, आपकी बॉडी पूरी तरीके से तरोताज़ा होती है। रात भर सोने की वजह से आपका दिमाग काफ़ी हद तक आराम में होता है, यानी कि कोई थॉट प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो रहा होता है। दिमाग में जो भी विचार चले हों 1-2 दिन पहले, वो कंटिन्यू नहीं हुए होते हैं, नींद की वजह से वो शांत हो चुके होते हैं। तो बेस्ट टाइम माना जाता है। ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, वो बेस्ट टाइम है। अगर आपको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कुछ करनी है, फ़िज़िकल गेन करना है, बॉडी बनानी है, मसल्स डेवलप करनी है, तो वो बेस्ट टाइम माना जाता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बेस्ट है। ज़्यादातर आपने एथलीट्स को देखा होगा, वो सुबह 3 बजे से उठ के एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। योगा के लिए भी ये टाइम बेस्ट माना जाता है। अच्छा, ये हुआ पहला नियम। अब जो सेकंड नियम है वो है एज। तो क्या एज बेस्ट मानी गई है योगा के लिए? देखिए, योगा के बारे में ऐसी कोई नियम मतलब ऐसा कोई नियम निर्धारित नहीं है कि इतनी उम्र के लोग ही इसे परफॉर्म कर सकते हैं। बट इन जनरल एक माना जाता है कि 5
टू 60 ईयर्स तक के लोग इसे परफॉर्म करें। स्पेशली अगर आप बिगनर हैं तो 5 साल से स्टार्ट करें, और अगर 60 साल तक हैं तब तक इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 60 से ऊपर हो गए हैं तो आपको किसी सर्टिफाइड योगा टीचर से हेल्प लेनी होगी, उनसे गाइडेंस लेनी होगी कि मेरे को ये स्टार्ट करना है। क्योंकि 5 साल से पहले इसलिए ना कराएं इसे, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी मसल्स ऑलरेडी बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, उसकी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जो कि धीरे धीरे हार्ड टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो उसे अपनी तरीके से जो वो एक्टिविटीज़ करता है, खेलता है, कूदता है, खड़े होने की कोशिश करता है, उसे उसी तरीके से डेवलप होने दें। 5 साल तक आते आते बॉडी का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका होता है, तो उस टाइम में बच्चे को योगा कराना स्टार्ट कर सकते हैं। बट एज लिमिट ना होने के बावजूद भी कुछ नियम हैं, जैसे कि 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए कुछ डिज़ाइंड प्राणायाम और आसन ही हैं। इसके अलावा बाकी प्राणायाम कराएंगे तो हो सकता है उनके मसल्स डेवलप हो जाएं, उनकी बॉडी में जो भी ग्रोथ है, उनकी हाइट रुक जाए। गर्ल्स के लिए भी, गर्ल्स और बॉयज़ को भी अलग अलग टाइप के आसन कराए जाते हैं, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ऐसा ना हो कि गर्ल्स को कुछ ऐसे आसन कराए जाएं जैसे उनकी जो शारीरिक संरचना है वो एक युवक की तरह डेवलप होने लगे। जब वो टीनेजर हो जाते हैं तो टीनेजर में हम सबको पता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उस समय हार्मोनल चेंजेस को करने के लिए कुछ अलग आसन्स होते हैं। प्लस जो गर्ल्स होती हैं उन्हें पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो पीरियड्स के टाइम में वैसे तो जो भी 4 से 5 दिन का टाइम होता है, वैसे तो 3 से 5 दिन का होता है, मगर लोगों में 6 दिन तक खिंच भी जाता है। तो उस टाइम में योगासन ना करें, प्राणायाम कर सकते हैं, मगर कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम ही हैं, उनको ही आपको करना है, बाकी प्राणायाम्स को आप ना करें। तो उसके लिए भी कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे ही आप एक एज में आते हैं जब आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम काम करना स्टार्ट होता है, तो जैसे आप प्रेग्नेंट हैं, कोई लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है और वो ये वीडियो देखती है और आसन स्टार्ट कर देती है, तो वो भी गलत होगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कुछ अलग टाइप के प्राणायाम होते हैं, कुछ अलग टाइप के योगासन होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसी वेब सीरीज़ में एक अलग कैटेगरी क्रिएट कर लूँ जिसमें मैं प्री नेटल, पोस्ट नेटल और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज और योगासन्स लेके आऊँ, क्योंकि प्री नेटल के समय कुछ स्पेसिफिक आसन नहीं होते हैं, उनको ही परफॉर्म करना होता है। प्राणायाम हमें काफ़ी करना होता है क्योंकि वो बच्चे की हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। पोस्ट नेटल के टाइम में, पोस्ट नेटल जिस समय होता है यानी कि बच्चे की डिलीवरी जिस समय हो चुकी है, उस समय वॉर्म काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है, तो उस समय हमें टफ़ आसन नहीं करने होते हैं। हमें सबसे पहले काम करना होता है महिलाओं के वॉर्म पे, जिसने भी डिलीवरी करी है उस महिला के वॉर्म पे काम करना होगा। तो धीरे धीरे प्राणायाम को बढ़ाना होता है, फिर कुछ आसन्स करते हैं जिससे वॉर्म मजबूत होता है, उसके बाद बाकी आसन को परफॉर्म करना स्टार्ट होता है। तो मैं इसके ऊपर एक अलग से कैटेगरी बना दूंगा जिसमें उन्हीं आसन का जिक्र होगा, उन्हीं आसन की परफॉर्मेंस होगी जो कि प्री नेटल और पोस्ट नेटल के लिए इम्पॉर्टेंट हो। इसके अलावा एज बढ़ती जाती है तो हमारे बॉडी में कैल्शियम धीरे धीरे कम हो जाता है, हमारे जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाते हैं, ड्यू टू जो फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, सूखने लगता है। तो उस समय आसन तो कर सकते हैं, मगर आसन को करने की एक विधि होती है, एक फ़्लो होता है, तो उस फ्लो से ही करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं अलग से इंस्ट्रक्शंस दे दिया करूँगा, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें, वीडियो के नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसे ज़रूर पढ़ते रहें। थर्ड नियम जो होता है वो है प्लेस, किस जगह का निर्धारण करें योगा के लिए। देखिए, योगा के लिए जैसे कि मैं अभी इस समय बैठा हूँ, एक खाली जगह है, ओपन जगह है, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा कि अगर आपके आसपास कोई गार्डन है तो आप उस गार्डन में जाके प्रैक्टिस करें। अगर आपके घर में ही कोई खिड़की वाला रूम है तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर में उस रूम में अगर 2 खिड़कियाँ हों तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो फ्लो है, विंड फ्लो है, वो बना रहेगा। गार्डन का चुनाव करते समय ये ध्यान रखिएगा कि गार्डन में बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ ना हो, प्लस वहाँ पे जो आने वाली जेंट्री है, जो लोग आने वाले हैं, वो ऐसा ना हो कि ऑलरेडी वहाँ पे टफ़ एक्सरसाइज करते हों, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हों जिन्हें देख के आपका मूड स्विंग हो जाए। जैसे कि अगर आप अपना योगासन स्टार्ट करेंगे, आप हो सकता है फिज़िकली अनफिट हों, आप एक किसी भी आसन को परफॉर्म कर रहे हैं और आपका किसी ने मजाक उड़ा दिया, कोई कमेंट कर दिया, तो आप हो सकता है अपनी लिमिट को क्रॉस करें और उसका नुकसान आपकी हेल्थ को हो।
तो कोशिश करें कि पहले इसे घर में ही प्रैक्टिस करें। जब आसन के ऊपर आप मतलब इसको साध लें, एक आसन को साध लें, तब उसकी प्रैक्टिस किसी खुली जगह पे करें। तो आसन की बात हो गई। अब फोर्थ जो नियम है वो है इक्विपमेंट्स, क्या क्या सामान खरीदने हैं। देखिए इसमें कोई सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कहीं भी किया जा सकता है, बट कुछ सावधानियाँ इसमें ध्यान रखने वाली होती हैं। जैसे कि जब भी आसन करें तो नीचे मैट ज़रूर बिछा लें। योगा मैट बहुत सारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं और आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, तो कोशिश करें कि उसे ही ख़रीदें। वरना आप दरी का यूज़ भी कर सकते हैं। दरी थोड़ी सी आसन करते समय फिसलती है, कोई भी आसन परफॉर्म करते समय आपका पैर स्लिप हो सकता है, इसलिए अवॉइड करें कि दरी ना हो, आसन ही हो। और चटाई के ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो चटाई जो हो वो प्लास्टिक की ना हो। बहुत सी प्लास्टिक की चटाई मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, वो बाकी काम के लिए ठीक हैं, बट योगासन के लिए चटाई ठीक नहीं रहेगी। चटाई अगर हो तो वो जूट की हो, जूट की चटाइयाँ मार्केट में मिलती हैं। तो अगर आपको चटाई पे करना है तो आप जूट की चटाई यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर चद्दर ज़रूर बिछा लें, वरना हो सकता है कि कुछ आपकी स्किन के ऊपर कुछ नुकसान हो सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी है कि कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए आपको, कैसे क्लॉथ्स पहनने चाहिए। तो गर्मियों और सर्दियों के लिए अलग अलग हैं। गर्मियों में आप सूती वस्त्र पहन सकते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स पहन सकते हैं, और सर्दियों के दौरान आप ऊनी वस्त्र पहने, वुलन। बट जो भी कपड़े पहने हैं वो सोकिंग हों, सोखने वाले हों, जो भी पसीना निकले, स्वेटिंग हो, उसको इजीली सोख सकें। ऐसा ना हो कि आपकी स्वेटिंग हो रही है और वो पसीना कपड़ों से होता हुआ नीचे गिर रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, आप नीचे फिसल भी सकते हैं, आपको अनईजीनेस भी महसूस हो सकती है। तो ये कपड़ों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें। बाकी कपड़े ढीले रहने चाहिए, बहुत टाइट ना हो। आजकल काफ़ी योगा पैंट्स और योगा की टी शर्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट वो जो भी कपड़ों का चुनाव करें वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। देखिए बहुत ज़्यादा कपड़े अगर टाइट होंगे तो उस समय आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक सकता है। जैसे कि आपने कोई टाइट योगा पैंट पहनी है, तो हो सकता है कि जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर लें 1 से 1.5 घंटे के बाद में, तो आप महसूस करें कि आपके कमर पर निशान पड़ गए हैं। तो ये हुआ ये कि जो ब्लड सर्कुलेशन था वो एक जगह पे जाके ब्लॉक हो चुका है। तो कपड़ों का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखें। बाकी कोशिश करें कि योगा स्टार्ट करने से पहले नहा ज़रूर लें। देखिए नहाने का ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहाना ज़रूरी है, बट नहाने से आपका जो योगा करने के फ़ायदे होंगे वो कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले बॉडी हीट होती है हमारी, तो जिस समय हम नहाते हैं तो 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो नहाने के बाद हमारे जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाएंगे, और जो भी पसीना आएगा, जो भी स्वेटिंग होगी वो ईज़िली बाहर आ सकेगी। वरना अगर आप सो के उठते हैं तो रात को जिस समय बॉडी में से ऑयल आपके निकलता है, नाक पे आपने अक्सर महसूस किया होगा कि नाक पे ऑयल निकला हुआ है, ऐसे ही बॉडी पे भी ऑयल निकलता है। बाकी एक दिन पहले जो आपने एक्टिविटीज़ करी है, डस्ट है, ये सब आपकी बॉडी पे चिपकी हुई रहती है, तो उसकी वजह से हो सकता है स्वेटिंग ना हो या कम हो। तो नहा लेंगे तो रोम छिद्र खुल जाएंगे। सेकंड, जब हम नहाते हैं तो नहाने में हम 2 एक्टिविटीज़ करते हैं, एक तो साबुन लगाना और दूसरा उसे धोना। तो इस समय जिस समय हम बॉडी को बार बार रगड़ते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है। ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने से अपने आप ही एक वार्म अप एक्सरसाइज हो जाती है योगा करने से पहले। तो कोशिश करें कि नहाकर ही योगाभ्यास शुरू करें। अगला जो नियम है, 7वां नियम, वो है सीक्वेंस। देखिए देखा जाता है कि कुछ लोग पहले प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद आसन कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को ध्यान रखें कि सबसे पहले उठ के कोशिश करें कि फ़्रेश हो लें। अगर फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि अगर मॉर्निंग में आपको प्रेशर नहीं बनता है, आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि कोई क्या एक्टिविटीज़ करनी है जिससे आपको प्रेशर बने और आप इजीली फ्रेश हो सकें। तो सबसे पहला जो परफॉर्म करना है हमें षटकर्म है। उसके बाद आसन करने हैं, आसन के बाद में प्राणायाम करने हैं, और प्राणायाम के बाद में मेडिटेशन में बैठना है। ऐसा ना हो कि आसन के तुरंत बाद मेडिटेशन में बैठे। पहली बात तो आप बैठ नहीं पाएंगे, और अगर आप कोशिश करके हट करके बैठ भी गए तो उस मेडिटेशन में आपका ध्यान बॉडी पे ज़्यादा होगा, बॉडी की थकान पे ज़्यादा होगा, ना कि ध्यान केंद्रित करने में। तो इन बातों का ध्यान रखें। 8वां नियम है हमारा, 8वां नियम, बॉडी की सिचुएशन क्या रहनी चाहिए। आसन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम खाली पेट कर रहे हों जो भी आसन हम करें, और अगर किसी कारणवश
हमारा जो एक्सरसाइज का टाइम है वो बदल गया है। जैसे आप लंच के बाद कर पाते हैं या मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट करना पड़ जाता है, तो ब्रेकफास्ट या लंच के 3 से 4 घंटे के बाद में ही आसन को करें। कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, वो रात को देर से सो पाते हैं, सुबह देर से उठते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह 4 बजे से मॉर्निंग के 9 बजे तक, बाल सूर्य के टाइम तक आराम से योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि खाली पेट ही करें। फिर भी अगर आपको पास टाइम नहीं है, आप ऐसी शिफ्ट करते हैं जिसमें आपके पास शाम का टाइम रहता है, तो लंच का ध्यान रखें कि लंच से 3 से 4 घंटे आपके हो चुके हों। इसके बाद अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप शाम के टाइम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि नहा धो लें, दिन भर की जो थकान हो वो थोड़ी सी कम हो चुकी हो, तो पहले मेडिटेशन कर लें, उसके बाद आसन को परफॉर्म करें। अगला है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक इकलौती एक्टिविटी है जो कि योगा को बाकी एक्सरसाइज से, बाकी एक्टिविटीज़ से, फिज़िकल एक्टिविटीज़ से अलग करती है। बाकी सभी एक्सरसाइज में आपने जिम किया होगा, कई लोगों ने जिम्नास्टिक की होगी, डांस किया होगा, जुम्बा डांस किया होगा, कथक वगैरह सीखा होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं सांसों को रोक के एक्सरसाइज की जाती है। जैसे वेट लिफ्टिंग करते समय हमें याद दिलाया जाता है कि आप सांस को एक जगह होल्ड कर लें, उसके बाद वेट को लिफ्ट करें। तो आसन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इस समय होल्ड नहीं करना है, आपको आपकी सांसों का फ्लो बना रहना चाहिए, एक रिदम बना रहना चाहिए। तो जो भी एक्सरसाइज करें, चाहे वो प्राणायाम हो, आसन हो, या कोई भी अलग एक्टिविटीज़ हो, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ अपनी बॉडी को ओपन करने के लिए, या मसल ओपनिंग एक्सरसाइज हो, सांसों को लेते रहें। सांस लेनी कैसे है? नाक से लेनी है, नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करनी है। मुंह से कोशिश करें कि सांस न लें। देखिए, मुंह से सांस लेनी कब इम्पॉर्टेंट होती है? जब हम कोई हैवी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें आपको लंग्स को हाई लेवल पे ऑक्सीजन की डिमांड होती है, जैसे कि रनिंग करते समय आप चाहें या ना चाहें आपका मुंह खुल जाता है, आप अपने आप ही मुंह से सांस लेने लगते हैं, क्योंकि नाक की एक लिमिट होती है। नाक एक लेवल में ही, एक लिमिट में ही ऑक्सीजन को इनहेल करता है और उसे लंग्स में पहुंचाता है, मगर जो हमारा मुंह होता है इसकी लिमिट ज़्यादा होती है, हम ईज़िली सांस जल्दी जल्दी ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो योगा के टाइम में मुंह से सांस नहीं लेनी है, मुंह को बंद रखना है, सिर्फ नाक से सांस रखनी है। और योगा को परफॉर्म भी इसी तरीके से करना है कि नाक से ही सांस लेते रहें। जैसे ही आपको लगे कि आप थक रहे हैं या आपको मुंह से सांस लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो थोड़ी देर के लिए या तो बंद कर दें आसन की परफॉर्मेंस, या फिर उसे स्लो कर दें। सबसे आखिरी नियम ये है अवेयरनेस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको आसन करते समय ध्यान रखना है या प्राणायाम करते समय सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का ही ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिस समय कोई आसन कर रहे हैं उससे कौन सी पर्टिकुलर मसल्स पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। यानी आपको सेंसेशंस, बॉडी में जहाँ पे भी सेंसेशंस हों, जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हों, उससे जिस भी मसल पे प्रभाव पड़ रहा हो उस पे ध्यान दें। जैसे कि आप शीर्षासन करते हैं, तो शीर्षासन करते समय आपके हाथ पे जोर आ रहा है, या आपके स्कल पे जोर आ रहा है, या आपकी गर्दन पे जोर आ रहा है, या आपकी कमर के बैक साइड पे जोर आ रहा है। तो इन बातों का ध्यान रखें, उस पे ध्यान दें, न कि आप कुछ और सोच रहे हों, कोई विचार कर रहे हों। अगर आप एक्सरसाइज करते समय कुछ और सोचते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर योगा के जो आसन हैं, जो प्राणायाम हैं, इनको परफॉर्म करते समय अपने ध्यान को भटकने ना दें। अपने ध्यान को अपने एक्सरसाइज पे केंद्रित रखें, अपनी बॉडी पे केंद्रित रखें। कोशिश करें कि शांतिमय वातावरण में ये एक्सरसाइज करें। इसलिए मैंने आपको आसन का जगह का चुनाव करते समय सजेशन दिया था कि आप किसी रूम में ही पहले किसी आसन को साधें, उसके बाद बाहर इसकी प्रैक्टिस करें। तीसरी बात का ध्यान रखें कि म्यूज़िक सुनते समय आसन ना करें। देखिए, म्यूज़िक या सॉन्ग ये आपको मोटिवेशन देते हैं, इंस्पायर करते हैं, बट इसके जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे मूड को स्विंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने जिम के टाइम में देखा होगा कि वहाँ पे रॉक म्यूज़िक चल रहा होता है, कोई हार्ड म्यूज़िक जिससे आपकी हार्ट बीट्स तेज़ हो जाती हैं, ऐसे म्यूज़िक चल रहे होते हैं। आप वहाँ जाते हैं, आप अपने आप ही एक माहौल में आ जाते हैं, और आप अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाते कि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बीमार था। आप सिर्फ कंटिन्यू एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाते हैं, और वहाँ पे इंस्पायर्ड होके, मोटिवेट होके वेट्स उठाने लगते हैं। या और भी कोई एक्सरसाइज हो सकती है रनिंग के टाइम में, या हो सकता है
कोई ब्रेकअप सॉन्ग चल रहा हो आपका, तो आप वो उस ब्रेकअप सॉन्ग को सुनते हुए, किसी की याद करते हुए वेट्स उठा लें या कोई आसन को परफॉर्म कर लें, कोई एक्सरसाइज कर लें। तो इस तरीके का कोई भी काम कोई भी ज़रूरत योगा में नहीं होती है। तो सॉन्ग और म्यूज़िक इन दोनों को अवॉइड करें। अगर आपको फिर भी बहुत मन है, आपकी आदत ही बनी हुई है कि आपको सॉन्ग सुनते हुए ही एक्सरसाइज करना है, तो मैं कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक प्रोवाइड करा दूंगा। कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में लिंक डाल दूं, और वरना किसी ना किसी आगे की वीडियोस में मैं उसके लिंक्स डाल दूंगा। जैसे पीछे हल्का फुल्का सितार चल रहा है, कोई हारमोनियम की धुन चल रही है, कोई क्लासिकल म्यूज़िक चल रहा है, वो बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा योगासन के समय, या फिर शांत वातावरण में करें। रॉक म्यूज़िक या किसी टाइप के वर्डिंग्स, लिरिक्स के साथ किसी भी सॉन्ग को ना सुनें। तो इन 10 नियमों का पालन ज़रूर करें। इसके अलावा कुछ कॉशंस हैं, कुछ सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना होता है योगा प्रैक्टिस के टाइम में। ये सावधानियां काफ़ी ब्रॉड है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो क्रिएट करने की सोच रहा था, बट मैं इसी में छोटे छोटे जल्दी इसको कवर कर देता हूँ। बाद में इस पे मैं एक अलग से डिस्क्राइब्ड वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं विस्तार पूर्वक बताऊँगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आसन की परफॉर्मेंस करते समय। देखिए, सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है कि आप किसी लंबी बीमारी से ना जूझ रहे हों। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो जिस डॉक्टर से भी आपका इलाज चल रहा है, पहले उनसे कंसल्ट करें। डायरेक्ट मेरा ये वीडियो देख के और इंस्पायर्ड ना हो जाएं और आसन की प्रैक्टिस स्टार्ट ना कर दें। सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें अपनी उस जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बताएं, आप एक्टिविटी करने लायक हैं कि नहीं वो बताएं। उसके बाद आसन को की परफॉर्मेंस स्टार्ट करें। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप डॉक्टर से ना कंसल्ट करना चाहते हो तो किसी सर्टिफाइड योगा टीचर को बताएं, या फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं कोशिश करूँगा आपके आंसर देने की। तो पहले किसी सर्टिफाइड टीचर, डॉक्टर या किसी इंस्ट्रक्टर से गाइडेंस ले लें, उसके बाद ही इन आसन को परफॉर्म करें। देखिए, होता यह है कि जैसे आपको स्टमक अल्सर है या फिर हर्निया है, टीबी है, या कोई क्रॉनिक अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है, तो ऐसे टाइम में आपको कई टाइप के आसन नहीं करने होते हैं। कुछ सर्टिफाइड कुछ स्पेसिफिक आसन ही होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, जो उन बीमारियों को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे टीबी के टाइम में शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उस समय कोशिश करें कि आसन ना करें, प्राणायाम ही करें। इसके अलावा कुछ लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो हाई बीपी के टाइम में, या आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो उस टाइम में पीछे झुकने वाले आसन नहीं करने होते हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखें। इसके लिए भी आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें या सर्टिफाइड योगा टीचर से कंफर्म करें। इसके अलावा अगर आपकी जैसे कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, या आपके कोई फ्रैक्चर भी हुआ है, तो कोशिश करें कि 6 महीने तक तो आसन को ना करें। और अगर आपको फिर भी करना है, आपका मन है कि नहीं मैं आसन से ठीक होना चाहता हूँ, योगा से ठीक होना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी पहले आप कमेंट सेक्शन में या तो अपना प्रॉब्लम डालें या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन दिखाएं कि अभी आपकी बॉडी क्या तैयार है इन आसन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद ही परफॉर्मेंस योगासन की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। गर्ल्स स्पेशली ध्यान दें, पीरियड्स के दौरान योगा प्रैक्टिस ना करें। प्राणायाम की प्रैक्टिस आप कर सकती हैं, मगर कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम ही किए जा सकते हैं। बाकी प्राणायाम भी पीरियड्स के समय में परफॉर्म नहीं करने चाहिए। मैं इसके लिए कोशिश करूँगा एक अलग वीडियो बना दूँ। प्रेगनेंसी के टाइम में प्रेग्नेंट वुमेंस भी ध्यान दें, वो भी सभी आसन नहीं कर सकती। आपके लिए भी कुछ स्पेसिफिक आसन हैं, वही डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपका जो वॉर्म है वो एक शेप में रहे, आपके जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो हार्मोनल चेंजेस आने वाले हैं, वो ठीक रहें। बाकी आसन को परफॉर्म ना करें। प्राणायाम करते समय आपको कुछ स्पीड का ध्यान रखना होगा, एक गियर का ध्यान रखना होता है, तो उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, तो वेट करें तब तक के लिए। अगर आपको फीवर है या वायरल है या कोई शॉर्ट टाइम की बीमारी हो गई है, तो उसके लिए आप 3 से 4 दिन का ब्रेक ले सकते हैं। कम से कम 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते का ब्रेक लें। तब तक के लिए अपने आसन को पूरी तरीके से रोक दें, या आप आसन करें भी तो प्राणायाम करें। और उसके बाद में अपनी सिचुएशन देखें कि अगर आपकी बॉडी रिकवर कर चुकी है, अगर आपकी बॉडी बहुत कमज़ोर है, तो ऐसा ना हो कि 1 हफ्ते के बाद ही स्टार्ट कर दें कि भाई मैंने बताया है, तो आपने बताया था 3 से 4 दिन के बाद एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, तो मैंने कर दी।
ये बात नहीं है। आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपनी बॉडी को खुद जानें। आपकी बॉडी को आपके टीचर, आपके डॉक्टर जितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप समझते हैं। आपकी बॉडी, आपको पता होता है कि आपकी बॉडी कैसा फ़ील कर रही है, तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करें। अपनी बॉडी पे ज़्यादा ज़ोर मत दें। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है, फिट एंड फाइन है, तब भी आसन को परफॉर्म करते समय, प्रैक्टिस करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी लिमिट को बहुत ज़्यादा क्रॉस ना करें। लिमिट को क्रॉस करना अच्छी बात होती है, इससे हम इम्प्रूव होते हैं, बट एक लेवल तक ही उसे इम्प्रूव करना है। ये नहीं कि आपको बहुत धीरे धीरे मतलब बहुत तेज़ी से कोई चीज़ अचीव कर लेनी है कि आपको 1 महीना में ये सारे आसन परफॉर्म कर देने हैं। बहुत धीरे धीरे। इसकी एक बहुत बढ़िया कहावत है, धीरे धीरे रेमणा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो योगा धीरे धीरे करने वाली एक्सरसाइज है। ये कोई कंपटीशन नहीं है, कोई रेस नहीं है। आजकल कंपटीशन होने लगे हैं योगा के, बट हमें भी पार्टिसिपेट नहीं करना है उसमें। हमें योगासन करने हैं ताकि हम स्पिरिचुअली फिट हो सकें, फिज़िकली फिट हो सकें, मेंटली फिट हो सकें। हम तीनों को कंबाइन कर सकें और अपनी बॉडी से जुड़ सकें। तो इन सब आपका जो भी गोल है, जिसके लिए आप योगा करने के लिए आए हैं, उस गोल को ध्यान में रखें और फिर प्रैक्टिस करें। आज का ये वीडियो मैं अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके अगले वीडियो में मैं सूक्ष्म व्यायाम यानी माइक्रो एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा। योगासन प्रैक्टिस डायरेक्टली स्टार्ट नहीं की जाती है, इसके लिए थोड़ी बॉडी ओपनिंग ज़रूरी होती है। तो अगली वीडियो मेरी बॉडी ओपनिंग पे होगी, थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम पे होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस योगा सीरीज़ का एक ही मिशन, स्वस्थ भारत स्वस्थ विश्व। जय हिंद। थैंक यू।